बॉडी के जो अनन्य ऊर्जा है, इससे है पार्ट है, इस सारी चीजों में अंतिम पड़ाव तक की ग्रोथ लेने के लिए सक्षम होता है, इसलिए उसको गब्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गब्बर, हार्मोन्स का गब्बर बोलते हैं। वो ग्रुप जिब्रेलिन में G1, G2, जिब्रेलिन 1, जिब्रेलिन 2, GA3, GA4 ऐसे 6 पार्ट आते हैं, ठीक है। हम एग्रीकल्चर में उसमें से GA6 का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट हमारे बॉडी में जब जब हम काम करते हैं, किसी को बाहर जाना है क्या आपको? जब हम बाहर जाते हैं, जब हम कुछ हमारे यहाँ सर्जरी करते हैं, आपको पता है एनिमल ह्यूमन में दोनों में जब सर्जरियां बनाते हैं तो सर्जरी के बाद कोई किसी का एक्सीडेंट में अपना किसी गुर्जा टूट जाता है और उसको जल्दी से गैप क्लियर करना है, तो हमें इंसुलिन के तौर पे जिब्रेलिन के इंसुलिन दिए जाते हैं। क्या दिया जाता है? जिब्रेलिन के इंसुलिन दिए जाते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है? बॉडी के अंदर की जो सेल है उसको एलोंगेट करता है। एलोंगेट करता है, एलोंगेट करना है, उसको पूरी तरह से लंबा खींचता है। और जब वो लंबा खींचता है तो उसकी क्षमता जो है, ताकत जो है, वो सैकड़ों % से बढ़ जाती है। यानी जब आदमी 50 किलो की वेट लेके काम करता है, उसकी हेल्थ काम करती है, तो वो 50 किलो की बोरी उठा सकता है। 70-80 किलो वाला 100 किलो की बोरी उठा सकता है। तो ये जो ताकत आती है, वो तो शरीर तो आदमी एक है, लेकिन ताकत, पावर अलग अलग है, एनर्जी अलग अलग है। तो एनर्जी अलग है क्या? उसके अंदर, बॉडी के अंदर मसल्स और सेल, इनके अंदर का स्टोरेज ज्यादा होता है। जितना स्टोरेज ज्यादा उतनी एनर्जी की स्टोरेज ज्यादा, और वो कौन करता है? तो स्टोरेज ज्यादा काम करने का जिब्रेलिन करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? पेशियों को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 1000। किस दौर से विभाजित करता है? गुणसूत्र से विभाजित नहीं करता है, ये उसका नुकसान है। यानी क्या करता है? मेरे पास 100 केले का, 15-20 केले का एक बंच है, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 20 किलो को 20 लोगों के हाथ में दिया। केले बढ़े क्या? केले नहीं बढ़े, केले तो 20 के 20 है। अब सेहत की गलत है ना, मैंने उसका कोई आकार बदला, ना मैंने कुछ उसमें बदलाव किया। मैंने किया क्या? एक बंच था, उसके 20 पार्ट में बांट दिया। वो बांटने का, पार्ट में बांटने का, किस्तों में बांटने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। तो किस्तों में जब पेशियां बढ़ती है तो पेशियां क्या करती है? ओन परफॉर्म करती है। ओन यानी अकेले अकेले का परफॉर्म करती है, और कम समय में ज्यादा ग्रोथ होती है। कम समय में क्या होती है? ज्यादा ग्रोथ होती है। वहां पे ग्रुप का काम कर जाता है और इंडिविजुअल काम का बदलाव आएगा। प्लांट की ग्रोथ 20 दिन का प्लांट है और 2 दिन की ग्रोथ हुई है, तो 18 दिन जो गैप था, उस उम्र को बढ़ाने के लिए हमें साइटोकाइनिन ग्रोथ की आवश्यकता होती है। तो कहाँ इस्तेमाल करना है? जहां पे आपको सेटिस्फाइड ग्रोथ नहीं मिली है, उन सारी जगह पे आप साइटोकाइनिन नामक जो भी ग्रुप के अंदर जो एंजाइम, काइनेज, साइटोकाइनेज, फिर ग्रोथ एंजाइम, आर्जिनिक एसिड के एंजाइम, सब एंजाइम जिसके पीछे एंजाइम लगता है, वो सारे तत्वों को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? उसके बाद साइटोकाइनिन के बाद आते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करते हैं? समय समय से प्लांट को रोकते हैं। जैसे पीछे कोई आलस दे रहा है तो उसको, उसके बॉडी के अंदर भी इनहिबिटर ज्यादा है। तो इनहिबिटर क्या बता रहे हैं कि भाई अभी खाना खाया हो, डाइजेस्ट करने के लिए आप थोड़ा सा सो जाओ। तो सोना है, रुकना है, आपको पेन करके यानी आपके शरीर में जकड़न पैदा करके आपके काम पे रोकथाम करना है। ये काम कौन करता है? इनहिबिटर करते हैं। ये दोनों चीजें करते हैं, लेकिन इसमें भी दो अलग है कि एब्सिसिक एसिड जो है, ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, और ये जो इथाइल है ये क्या करता है? एब्सिसिक एसिड क्या करता है? समय की ग्रोथ को रोकथाम करता है, समय की। लेकिन प्लांट के बॉडी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं करता है। बात ध्यान से सुनो, प्लांट के बॉडी में बिना बदलाव प्लांट की बॉडी को रोकने का काम जो करता है उसको एब्सिसिक एसिड बोलते हैं। जीरो बदलाव। मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लांट के बॉडी में 0% कोई भी बिना चेंज किए हुए प्लांट की बॉडी को पूरी तरह से स्टक करना, रोक देना, ग्रोथ को अटका देना, ये काम किसका है? एब्सिसिक एसिड का है। और ये करता क्या है? प्लांट की बॉडी की ग्रोथ को स्टक करता है। तो फ्लावर निकलते हैं, बर्ड निकलते हैं, ब्रांच निकलती है, जड़ों में जड़ें निकलती है अलग अलग।
कामों की शुरुआत करते समय एब्सिसिक एसिड की वहां पे जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? यानी अवस्थाओं को बदलाव में लाना है, अवस्थाएं चेंज करनी है। आप रिप्रोडक्शन में जाना चाहते हो, यानी वेजिटेबल फ्रूट्स में काम करने वाले जो सारे लोग हैं आगे, तो आप इसका एक नुकसान है। एक क्या नुकसान है? जब जितना एब्सिसिक एसिड का इंटरनल काम करने के बाद एक्सटर्नल यूज करते हो, बाहर से स्प्रे करते हो, तो ये प्लांट की बॉडी को बार बार रोकथाम करके प्लांट की उम्र को घटा देता है। दोनों भी साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, ये दोनों क्या करते हैं? ये उम्र ग्रोथ बढ़ा के बताता है। ये क्या करता है? जो साइटोकाइनिन है वो ग्रोथ कर करके प्लांट की उम्र को घटाता है, और ये ग्रोथ के प्लांट की बॉडी को, प्लांट की उम्र को क्या करता है? घटाता है। अभी आगे की चीज आती है इथाइल। इथाइल में क्या करते हैं? ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इस तरह पे जाओ, बदतर हालात हो गई है, बदलाव करने हैं पूरे 100% बदलाव, इधर 1% भी बदलाव नहीं, और इथाइल 100% बदलाव, पुनर्जीवन। जहां जहां लगता है कि पुनर्जीवन, यानी फ्रूट है, फ्रूट में ग्लूकोज फ्रुक्टोज है, उसको डायरेक्ट ग्लूकोज फ्रुक्टोज को हटाओ, सुक्रोज बनाओ, पूरा जीवन बदलाव, पूरी लाइफ चेंज करनी। तो पूरी लाइफ चेंज करने के प्रक्रिया में बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ हार्मोन काम करते हैं, उन सारे ग्रोथ हार्मोन का हम क्या बोलते हैं? इथाइल बोलते हैं। इथाइल में और क्या आता है पता है? इस ग्रुप में क्या क्या आता है? इथिलीन आता है, और क्या आता है? इंटरनल सोर्स है, इंटरनल बॉडी के अंदर काम करने वाले सोर्स है, प्लांट के अंदर काम करने वाले सोर्स है। ये इंटरनल सोर्स करते क्या है वो आगे बोलते हैं। ये इंटरनल सोर्स क्या क्या करते हैं? पहला काम करते हैं मोबिलाइजर। पहला काम क्या करते हैं? मोबिलाइजर। मोबिलाइजर है क्या? उचित जगह पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मोबिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? आवाज मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन बोलिए, क्या बोलते हैं? मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। नीचे है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का, अभी ट्रांसपोर्ट क्या है, अब मोबिलाइजेशन क्या है? मोबिलाइजेशन का जब अंदर से एक संदेश आता है कि इस पार्ट के यहाँ न्यूक्लियस को पहुंचाना है, तो कौन काम में लगता है? ट्रांसपोर्टर काम में लगता है। तो दूसरा काम क्या है? ट्रांसपोर्टर। तीसरा क्या है? डाइजेस्टिव मटेरियल रिप्रोडक्शन। ये इंटरनल सोर्स का तीसरा काम क्या करते हैं? डाइजेस्टिव, यानी पाचन पदार्थ बनाने की प्रक्रिया भी कौन करते हैं? इंटरनल जो भी हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स अदा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट हाइड्रोलाइजिंग हार्मोन, यानी न्यूट्रिएंट्स को मिनरल से न्यूट्रिएंट्स बनाने की प्रक्रिया में भी पूरी तरह से 100% दायित्व निभाने का काम करते हैं इंटरनल सोर्स। ये जो हमने प्रमोटर देखे, ग्रोथ प्रमोटर वो करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? बॉडी कंट्रोल हार्मोन। बॉडी कंट्रोल हार्मोन को क्या बोलते हैं? यल सिस्टम कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, ये क्या बोलते हैं? यल सिस्टम कंट्रोल। क्या बोलते हैं? यल सिस्टम कंट्रोल। यल सिस्टम कंट्रोल क्या है? उस बॉडी को अभी क्या करना है? स्टोमेटा ओपन करने हैं, ब्रीदिंग करना है, न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने हैं, डाइजेस्ट करना है, बॉडी में जो प्लांट की बॉडी में इधर उधर जो फ्रूट देने हैं, पावर देने हैं, उसकी ग्रोथ करनी है। इन सारी चीजों का एक कंट्रोल स्टेशन होता है, और उस कंट्रोल स्टेशन को बोलते हैं यल सिस्टम कंट्रोल स्टेशन। और वो होता है जो डीएनए की मेन कोशिका होती है, उन कोशिकाओं के बाहर एक वलय होता है, वहां पे वो प्रोटीन लैप्सेट के बीच में जो एक प्रोटीन लैप्सेट के बीच का आरएनए स्टेशन होता है, और उस आरएनए स्टेशन में ये यल सिस्टम कंट्रोल होता है, वहां पे यह प्रिजर्व है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर ये बॉडी कंट्रोल हार्मोन होता है। उसके बाद सिग्नल यानी यहाँ टच कर दिया तो यहाँ समझ में आता है, यहाँ टच कर दिया तो यहाँ समझ में आता है। कुछ भी करो बॉडी में बदलाव, कुछ भी हो, तो सिग्नलिंग का काम भी कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। हम क्या समझ रहे थे आज तक? अच्छा जी, आज तक हम क्या समझ रहे थे? इस सिग्नलिंग का काम पेशियां करती है।
कौन करते हैं? सेल करती है, कोशिकाएं करती है। ये बात गलत है। कौन करता है? हार्मोन्स करते हैं। इसीलिए आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है और वहां के प्रिजर्व हार्मोन्स को रोकथाम की जाती है और आपको आपकी एक सर्जरी बनाई जाती है। समझ में आ रहा है? तो आपके ब्रेन को समझ में नहीं आता कि इसको काटा क्या किया। तो ये कौन करते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स करते हैं। और ये क्या काम करते हैं? सिग्नलिंग का काम करते हैं। सिग्नलिंग का काम यानी एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी को पूरी तरह से यूनिफॉर्म बांध के रखने का काम। कहीं में भी गड़बड़ है तो आपको समझाने का काम। कहीं भी पेन है, कहीं भी उछल रहे हैं, आपको हंसने का मन करना है, आपको रोने का मन करना है, तो ये सारा काम कौन करता है? सिग्नलिंग करते हैं। और सिग्नलिंग का काम कौन करता है? तो ग्रोथ हार्मोन करते हैं। और इसमें भी ग्रोथ हार्मोन का सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद जेनेटिकल हार्मोन। जेनेटिकल हार्मोन यानी न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये जो होता है ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर ही है। उसके बाद स्टोरेज एलोकेटर। स्टोरेज एलोकेटर यानी बॉडी में कौन से पार्ट में क्या खाद बना है, इसको कहाँ पहुंचाना है? नई ग्रोथ के लिए, फ्लावर के लिए, फ्रूट के लिए, ब्रांच के लिए, जड़ों के लिए, स्टेम के लिए कहाँ पहुंचाना है, इसका काम भी कौन करता है? कौन डिसाइड करता है? तो ग्रोथ हार्मोन डिसाइड करता है। समझ में आ रहा है ना सर? ये भी कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन करते हैं। उसके बाद सेल डेवलपमेंट हार्मोन। इसमें 3 प्रकार के हार्मोन आते हैं सेल डेवलपमेंट में। एक हार्मोन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक हार्मोन एलोंगेट करते हैं और एक हार्मोन सेल को क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग करना यानी क्या करना? सेल डिवीजन, डुप्लीकेशन, यानी पूरे 100% जैसे गुण थे वैसी दूसरी पेशी को पैदा करना, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन या डुप्लीकेशन, क्लोनिंग। और मल्टीप्लिकेशन यानी 100 गुण है, उसकी एक गुण की 100 बनाने का, उसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। मान लीजिए जहां ग्रोथ होती है वहां मल्टीप्लिकेशन होता है, और जहां मैच्योरिटी, सस्टेन ग्रोथ, स्टेबिलिटी ऐसी चीजें होती है वहां पे ग्रोथ जो सेल है उसका डिवीजन यानी एक शाखा खोली जाती है, इसका एक क्लोन किया जाता है, इसकी एक जेरॉक्स कॉपी बनाई जाती है। ये तीनों काम सेल डेवलपमेंट हार्मोन होते हैं। और मैच्योरिटी हार्मोन, मैच्योरिटी हार्मोन यानी हर चीज को, जड़ों को मैच्योर करना, स्टेम को मैच्योर करना, बड़ों को मैच्योर करना, फ्रूट को मैच्योर करना, प्लांट को मैच्योर करना, फ्रूट को मैच्योर करना, इन सारी चीजों में जहां जहां मैच्योरिटी है वहां पे भी कौन काम करता है? तो ये ग्रोथ हार्मोन्स ही काम करते हैं। ये जो 5 हार्मोन्स हैं ये काम अपने बॉडी में करते हैं और इसके तरफ बॉडी अपनी हर दिन की गतिविधियां पूरी करती है। अभी आपको जब फील्ड में जाते हैं तो ऑब्जर्वेशन कैसे करने हैं कि मुझे क्या चिट्ठी में लिखना है, ये बहुत सी यहाँ पे लाइन है, इसको अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। कई लिमिट में सारे लिमिट तोड़ दिए, बाकी ये ग्रोथ कहाँ पाई जाती है? जो क्रॉप की उम्र 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से है। एक दिन से शुरू हुई, दिन ब दिन दिख रहा है। जैसे सोयाबीन आज अलग दिखता है, कल एक अलग दिखता है, परसों अलग दिखता है, नरसों अलग दिखता है, अलग दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन बाकी क्रॉप में आप लिमिटेड और वेजिटेटिव ग्रोथ में अटक जाते हैं। समझ में आ रहा है? आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ आज दिखी, कल नहीं दिखी, फिर प्रोडक्शन में आ गई। लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ किसको बोलते हैं? एक दफा शुरू हुई, आखिरी पड़ाव तक लगातार चलती गई, इस ग्रोथ को अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं, जिसको कोई लिमिट नहीं आई बीच में। और वो वहीं पे सक्सेस होती है जहां पे एक हंगाम का क्रॉप होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आते वातावरण। उस वक्त में एक बार आपने फर्टिलाइजेशन के प्रॉपर डोज डाले दो, उसके बाद वो हार्वेस्ट तक पीछे मुड़ के देखते नहीं, वो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाते हैं और आपकी एक्सपेक्टेड जो भी ईल्ड है वो देते हैं। इस चीज को, इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं बादशाह जी? अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड यानी कोई लिमिट नहीं उसको, जो लिमिट उसको किसी ने लिमिट यानी आप उसका लिमिट का शब्द का अर्थ मत लीजिए। लिमिट किसको बोलते हैं? वातावरण बदल गया उसकी ग्रोथ को लिमिटेशन आ रहा है। आपने फर्टिलाइजेशन गलत दिए, लिमिटेशन आ रहा है। ये इस दायरे में ना आने वाली ग्रोथ,
लगातार शुरू हुई कि आखिर के पड़ाव में पहुंच गई, उस ग्रोथ को अनलिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं। लिमिटेड ग्रोथ यानी क्या? लिमिटेड ग्रोथ यानी 6 महीने के ऊपर के क्रॉप, 4 महीने के ऊपर के क्रॉप, 1 साल के ऊपर के क्रॉप, जो कि हर स्टेजिस से गुजरने में माहिर है, 1 से 2 हंगाम से गुजरते हैं और इनको क्या होती है, हर जगह पे जाके कहीं ना कहीं लिमिटेशन फेस करने पड़ते हैं। लिमिटेशन यानी क्या? अभी एक ब्रांच ग्रोथ हो रही है, समझने का प्रयास करो। अभी मेन स्टेम ग्रो हो रही है, होते 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 एक जगह पे पहुंचती तो वहां से ब्रांच होती है। अभी प्लांट को लिमिटेशन क्या आई? अभी ग्रोथ स्टेम की करे, मेन स्टेम की करे कि ब्रांच की करे, पहली लिमिटेशन। दूसरी वो स्टेम बढ़नी शुरू हुई 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 धीरे धीरे आगे बढ़ी, बढ़ी ना बढ़ी तो वहां से छोटी ब्रांच आई, वाला फ्लावर आ गया। अभी प्लांट को वापस प्रेशर आया, अभी मेन स्टेम की ग्रोथ करे, बगल की स्टेम की करे, फ्लावर की करे, फिर धीरे धीरे प्लांट और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तब तक वो फ्लावर का फ्रूट बना, अभी उसकी ग्रोथ की जिम्मेदारी आई। तो ये जैसे फैमिली ब्रांच होती है, फैमिली जैसी होती है, फैमिली ट्री, ऐसे प्लांट क्या करता है, दिन ब दिन आगे बढ़ते जाते स्ट्रेसफुल 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 होता है, तनाव की स्थिति में बढ़ता रहता है, तनाव की स्थिति की तरफ जाता है, ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। बोलती है यार तेरा सोयाबीन तो भेजी, ये वर्ड साइंटिफिकली रॉन्ग है। ये वोकैबुलरी में एग्रीकल्चर के लिए पीएचडी वाले लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मुझे भी पता है, लेकिन ये शब्द अलग है और गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो भी बेसिक प्लांट है जो एक ही सीजन में आते हैं, उनको जो आती है वो अनलिमिटेड ग्रोथ आती है। इस अनलिमिटेड ग्रोथ की भी 2 किस्में, ये अनलिमिटेड ग्रोथ की भी 2 किस्में। इसमें क्या है कि स्टैट्यूटरी यानी लिखात मिट्टी में जितनी ग्रोथ है, स्टैट्यूटरी अनलिमिटेड ग्रोथ, अनवायबल वेजिटेटिव ग्रोथ। अनवायबल ये शब्द का इस्तेमाल आप करना शुरू करें। अनवायबल अनलिमिटेड ग्रोथ क्या बोलते हैं उसको? जब जो बजट वाले क्रॉप है यानी फील्ड क्रॉप है, वो कम समय में ज्यादा ग्रोथ करते हैं, तो उसको एक शब्द है अनवायबल अनलिमिटेड ग्रोथ। जो वायबल नहीं है वो कोई काम की नहीं है। वेजिटेटिव ग्रोथ काम की है, वेजिटेटिव ग्रोथ काम की है। आप अगर उसको बिना काम की ग्रोथ को वेजिटेटिव ग्रोथ बोलोगे तो ये शब्द गलत है। समझ में आ रहा है? हार्मोन्स की चेंज लिमिटेड ग्रोथ यानी जहां जहां लिमिटेशन आ रही है ग्रोथ को, ये हर स्टेज जो आती है उस हर स्टेज में प्लांट के सामने एक लिमिटेशन खड़ी होती है कि अभी इसकी ग्रोथ करे, इसकी ग्रोथ करे, कि और दूसरे की ग्रोथ करे, इसकी करे, रूट, फ्लावर, ब्रांच, स्टेम, असली में इसकी ग्रोथ करे। तो ये जो ग्रोथ जब आती है, जैसे आप रसोई में खड़ी हो और वहां पे आपको एक जो माने कल का स्टोरेज आज का उत्पादन, क्या बोलते हैं उसको? कल का स्टोरेज आज का उत्पादन, यानी कल का भी उत्पादन आज का भी उत्पादन, परसों प्लांट की हेल्थ भी बरकरार रहनी चाहिए। इस चीज को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। रिप्रोडक्टिव एक बार रिपीट प्रोडक्शन लेने से नहीं आती है, इसको बार बार रिपीट करने से आती है। और बार बार रिपीट करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, कल का स्टोरेज यानी भविष्य के लिए भी कुछ किया, स्टेम में स्टोरेज किया, मेन स्टेम में स्टोरेज किया, रूट में स्टोरेज किया, ये स्टोरेज करते करते आज का फ्लावर फ्रूट भी लिया। इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। और ये कौन करते हैं? रिप्रोडक्टिव के लिए कौन से हार्मोन्स काम करते हैं? जिब्रेलिक साइटोकाइनेस, जिब्रेलिक साइटोकाइनेस, एब्सिसिक और जिब्रेलिक एब्सिसिक क्या करता है? पेशियों को शक्तिमान बनाता है, और वो शक्तिमान जैसे बनाता है, इनहांस करता है, बॉडी में स्टोरेज यानी भंडारे बढ़ जाती है। और भंडारे जब बढ़ती है और एब्सिसिक एसिड उसको डाइवर्ट कर लेता है, तो अपने आप फ्रूट, फ्लावर, ब्रांचेस निकल जाते हैं, प्रोडक्शन लाइन में आ जाता है, रिप्रोडक्शन कंटिन्यूस आता है, न्यूट्रिएंट्स का अपटेक बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स की डिमांड बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाती है, बाकी वाले सारे हार्मोन्स अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? पीछे समझ में आ रहा है? राज सुन जी आपको भी सलाह दीजिए किसानों को। समझ में आ रहा है? प्लीज नेक्स्ट। अब ये शब्द का इस्तेमाल गलत है। लाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये 4 फैक्टर्स है। ये 4 फैक्टर हमारे यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट
हाउ टू कंट्रोल नेचुरल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कैसे हम प्लांट की ग्रोथ को हमारे कौशल्य से, हमारे प्रयास से, हमारे ज्ञान से कंट्रोल कर सकते हैं और उनको स्वास्थ्य जीवन दे सकते हैं, स्वस्थ जीवन, समृद्ध जीवन दे सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अभी थोड़ी सी तालियां बजाने की आवश्यकता है। टू टाइप ऑफ कंट्रोल्स, दो प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्रोथ को। प्लांट की पूरी टेक्नोलॉजी को हम हमारे पास दो टाइप से ले सकते हैं। पहला कंट्रोल एक्सटर्नल सोर्स, दूसरा इंटरनल सोर्स। जो हमने दो सोर्स देखे, इनके ग्रोथ को कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे कितना बढ़ाना है, ये दो सोर्स के कंट्रोल से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ कंट्रोल पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज है? तो ये इंटरनल सोर्स की पॉसिबिलिटी है, ऑक्सीजन, वाटर, लाइट, मिनरल्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट, मिनरल्स, और ये सारे उनके इंटरनल सिस्टम भी काम करती है। अब ये आप समझ रहे होंगे क्या सामने तो कितने पल से भी थोड़ा और से भी सब समझाया कि ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन। समझ में आ रहा है कि ज्यादा हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन्स कौन से हैं? ये सारे ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर, ये सब हार्मोन्स हैं। तो इतने सस्ते हैं, 40-50 रुपए जिबरेलिन आता है, 90-120 रुपए साइटोकाइनिन आता है ना? इन्हीं का इस्तेमाल, इसका मतलब क्या और क्यों जरूरत है? लेकिन वो 40 ppm का, 40 रुपए का प्रोडक्ट अगर गलती से जरूरत से ज्यादा गया या जरूरत से कम गया, अभी मैंने ज्यादा की बात बताई आपको, कन्वर्जन फैक्टर की, आपको कम की फैक्टर की बात बताना भूल गया। अगर जिब्रेलिन की बॉडी के अंदर 40 ppm की जरूरत है और आपने केमिकल फॉर्म का जिब्रेलिन वहां पे 20 ppm का दिया, वैसे तो मैडम जो भी है, अगर 20 ppm का दिया, कितना दिया? तो वहां जो 20 ppm की जरूरत है वो डिसऑर्डर जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? इसीलिए केमिकल फॉर्म में जितने भी ग्रोथ हार्मोन है उसका इस्तेमाल साइंटिस्ट के सलाह से ही करें। आप जिब्रेलिन की पुडी लेते हो, सब देखो उधर एग्रोनॉमिस्ट की सलाह का शब्द नहीं है, वहां क्या लिखा है? साइंटिस्ट की सलाह से ही इस्तेमाल कर दीजिए। समझ में आ रहा है? पीछे किसकी सलाह से? साइंटिस्ट की। तो हम भी लोग कोई कम साइंटिस्ट नहीं है, वो भी साइंटिस्ट ही है। लाइट इफेक्ट, बीच में एक चश्मा ले लो, ले रहे में आपके एब्सिसिक एसिड और आपका इथाइलिन आता है। एब्सिसिक एसिड रोकथाम करता है, प्रतिबंध करता है, और इथाइलिन उसको पूरा ही रोकेगा। ये डाइवर्ट करना और विरोध करना, ग्रोथ को विरोध करना एब्सिसिक एसिड काम करता है, इथाइलिन काम करता है, और विरोध करने का और रोकने का काम एब्सिसिक एसिड के ग्रुप करते हैं। जैसे एब्सिसिक में आप ये देखते होंगे कि आपके ग्रुप में CCC है, क्लोरोमेटाइड क्लोराइड, इन्हें ऐसे जो है वो कुछ समय के लिए डाइवर्ट करते हैं, ग्रोथ को जगह दे देते हैं। उसके बाद जो पहला फैक्टर आता है एक्सटर्नल सोर्स में, वो आती है लाइट। लाइट का इफेक्ट अगर देखते हैं तो आपने गूगल पे देखा होगा, लाइट इफेक्ट है, इसके नीचे स्ट्रिप आती है ऑक्सीन्स। क्या आती है? ऑक्सीन्स। आप देखेंगे तो सनलाइट वहां पे सिर के ऊपर है, तो प्लांट की ग्रोथ देखो, ये ब्लैक स्पॉट में चारों तरफ से होती है। ये जो प्लांट पत्ता है इसके चारों तरफ से यहाँ चार्ज बना हुआ है, और एक चार्ज क्या कर रहा है? लाइट लेके प्लांट के अंदर एक सबसे बड़ी बेहतरीन चीज बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को आधार करता है। थोड़ा सनलाइट दोपहर के बाद नीचे ढल जाता है तो उसकी एक आधा पार्ट ही काम करता है। जब लाइट पूरी चली जाती है तो और भी आधा पार्ट करता है, और पूरी लाइट दूर जाती है तो फोटोसिंथेसिस करने का काम धीरे धीरे कम होता है। लेकिन इस बॉडी में फोटोसिंथेसिस के साथ साथ
उसने अपने बॉडी को टर्न किए हैं धीरे धीरे कुछ एंगल में। ये टर्न करने का काम कौन करता है? वो बोलते हैं सब सारे बॉडी के ऑक्सीजन। कौन करते हैं? ऑक्सीजन। और बिना लाइट बॉडी में ऑक्सीजन नहीं बनते। अगर लाइट नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, और ऑक्सीजन नहीं तो प्लांट को समझ में नहीं आता है मैं कहाँ बढ़ूं और कहाँ से ऊपर चलूं। मेरी खुद की अस्तित्व क्या है, मेरी इस बॉडी के स्ट्रक्चर क्या है, मेरी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, ये उसको समझ में नहीं आता है। वो सेंस किसके पास होता है? ऑक्सीजन के पास होता है। और वो अदा को करती है, लाइट करती है, लाइट के बाद उसमें ऑक्सीजन बनते हैं और प्लांट अपनी हिसाब से, लाइट के हिसाब से अपनी अपनी ग्रोथ पूरी करते हैं। वो है प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं लाइट। उसको मुड़ाना, ये छांव में लगा है तो लाइट की तरफ बढ़ना, ये किसका काम है? ये ऑक्सीजन का काम है। लाइट के प्रभाव से उसकी ग्रोथ होना, ये ऑक्सीजन का प्रभाव है। ये आपने देखा होगा कि अगर दिन आता है, लाइट आती है तो प्लांट क्या करता है? सनलाइट अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, वाटर अंदर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। तीन चीजों को इकट्ठा किया और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा। लाइट चली जाती है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आगे ऑक्सीजन अंदर लेता है, ना पानी लेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ना सनलाइट लेगा। इसलिए रात के समय में एक्सेस वाटर जड़ों से बाहर छोड़ देगा। बॉडी के अंदर का एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होगा ये बाहर छोड़ देगा पत्तों से। और जो सनलाइट वो लीफ की एनर्जी बनी वो नहीं छोड़ सकता है, उसके अनाज बनता है, ऊर्जा बनती है। तो ऑक्सीजन अंदर लेगा और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा जो एक्सेस है बॉडी। नेक्स्ट, अगर पानी नहीं मिला, अभी हमने देखा लाइट नहीं मिला तो ऑक्सीजन नहीं बने, तो उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे ग्रोथ करूं, कहां बढ़ूं। पानी नहीं मिला तो आप जब फील्ड में जाते हो आपको मन में आता है कि बारिश का समय चल रहा है और पूरी तरह से बादल है, अब मैं कौन से प्रोडक्ट लिखूं, दिमाग काम नहीं करता है। तो वहां पे प्रोमिन लिखना चालू होता है, आइडोल लिखना चालू होता है, क्योंकि टारगेट भी पूरा करना है। ऑक्सीजन देने चाहिए एक्सटर्नल, और हमारे कौन से प्लांट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलते हैं, फिर भी हम ऑक्सीजन उसको एक्सटर्नल देते हैं। तो कौन से प्रोडक्ट जीरो लाइट, कम लाइट में काम करने वाले प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट? ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो क्योंकि आपने चिट्ठी को बरकरार रखे, वेजिटेटिव ग्रोथ भी ना आए। देखो अभी सनलाइट नहीं है तो प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ पे चलते हैं। अबले जी कहाँ पे चलते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ। और न्यूट्रिएंट्स कुछ मिल नहीं रहे क्योंकि लाइट नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वेजिटेटिव ग्रोथ पे जा रहा है प्लांट। ये घातक है, घातक है। तो इस समय में आपका कौन सा प्रोडक्ट काम करता है? स्पाइन। कौन सा प्रोडक्ट काम करता है? स्पाइन काम करता है। कौन सा करता है? स्पाइन। नए जमाने का स्पाइन कौन सा आया है? कोल्बिटॉल। क्या आया है? 12 के 12 विटामिन। जब बॉडी में विटामिन हम एक्सटर्नली देते हैं तो बॉडी अपने आप अंदर में ऑक्सीजन पैदा करती है और लाइट का इफेक्ट कम हो या ज्यादा हो, ज्यादा सनलाइट, जीरो सनलाइट, दोनों जगह पे काम करने वाले एक ही प्रोडक्ट है, वो है कौन से? कोल्बिटॉल और स्पाइन। ये दो चीजें आपको लिखनी है जब आप जीरो लाइट में जाके काम करते हो। ज्यादा से ज्यादा दवाइयां, बादल आते हैं और किसान डर जाते हैं, अरे जाके डाउन आएगा, पाउडर आएगा, तेले आ जाएगा। क्यों ऐसा बोलता है कि प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ पे चले जाते हैं? क्योंकि लाइट नहीं है, अनडाइजेस्टिव बॉडी में स्टोरेज हो जाता है। अब पचनीय खाना बॉडी में अनडाइजेस्टिव पड़ जाता है, उसके ऊपर तो डिकम्पोज करने के लिए, खत्म करने के लिए अपने आप बीमारियां तो आनी है। अगर आपको लगता है कि ग्रोथ भी सही चले, लाइफ का काम भी अच्छा हो और प्लांट की जो भी प्रक्रिया चल रही है वो सुस्थिति में चले, तो आपके लिए उसको क्या करना है? उस समय में कोल्बिटॉल, स्पाइन। अभी आपको जिंदगी भर पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कोल्बिटॉल और स्पाइन किसके लिए काम कर रहा है। लो लाइट और हाई लाइट। बालू जी, लो लाइट, हाई लाइट, तीन समय में आती है लो लाइट, हाई लाइट।
बारिश में भी आती है, ठंडी में भी आती है और गर्मी में भी आती है। ऐसा एक समय आता है जब लाइट इतनी ज्यादा है कि सब जल जाता है। राहुल जी, सब जल जाता है, उसके समझ से बाहर निकल जाता है प्लांट की। तो उस समय में आपको हाई लाइट में प्रोडक्ट लिखना है तो पोल्यूटॉल या स्पाइट के साथ आप लिखना है कैप। क्या लिखना है? कैप। कैप क्या करता है? हाई लाइट में एक पॉलीमेरिक फिल्म तैयार करता है बॉडी के ऊपर, और एक पॉलीमेरिक फिल्म की वजह से जो लाइट आती है वो फिल्म के ऊपर सर्वाइव होकर रिप्लेस हो जाती है। तो प्लांट को अंदर जो अननेसेसरी वाटर का जो इवेपोरेशन था वो रुक जाता है और प्लांट का लाइट से प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पे कुछ लोग PS40 का इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है। हाई लाइट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए क्या, और क्या डैमेज कंट्रोल के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन के लिए पोल्यूटॉल या स्पाइट। क्लियर होगी बात? स्टेज क्लियर होगी? ठंडी का समय है, लो लाइट लो टेम्परेचर, लो लाइट लो टेम्परेचर, डाइजेस्ट भी खत्म, लाइट भी खत्म, तो ऑक्सीजन भी खत्म हो गए, जिब्रेलिन भी खत्म हो गए। लो लाइट जिब्रेलिन खत्म। समझ में आ रहा है? लाइट लो हो जाती है तो बॉडी से कौन से डैमेज हो जाते हैं? जिब्रेलिन डैमेज हो जाते हैं। साइज नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, चिलिंग आएगा, सब होता है। ये क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर पेशियों को जिंदा रखने का, सस्टेन रखने का, तंदुरुस्त रखने का काम करते हैं जिब्रेलिन करते हैं। इसके मदद से, प्रोटीन के मदद से जब लाइट लो होती है तो प्रोटीन टूटते हैं, जिब्रेलिन नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बॉडी फ्राई हो जाती है, फुल फ्राई। फुल फ्राई इंजरिया होना। पीछे समझ में आ रहा है? हमारी स्किन भी क्या हो जाती है? जैसे फट जाती है, और ऐसे हाथ लगाए तो व्हाइट व्हाइट ऐसा कुछ निकल के गिर जाता है। क्या होता है? वो कोशिका है, पेशियां टूट के मर जाए, मरी हुई कोशिका बाहर निकलती है। तो वही ज्यादा होते हैं तो स्विमिंग जैसे समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो उस समय में हमें ठंडी में क्या लिखना है? पहला प्रोडक्ट लिखना क्या है? एक तो स्पाइन या पोल्यूटॉल। सपोर्टिव डैमेज कंट्रोल के लिए क्या करना है? वहां चाहिए हमें PS4। क्या चाहिए? आर्थोपोलिन मोनोसिलिसिक एसिड। ये क्या करते हैं? ठंडी के लिए ऊपर की जो परत है बॉडी की, जो सेल वॉल है, जो अपनी चमड़ी होती है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल के अंदर सैलिसिक एसिड का एक स्ट्रक्चर बना देती है अंदर से, जिससे बॉडी के अंदर के प्रोटीन का नाश रुक जाता है और बाहर की ठंडी अंदर तक पहुंचती है, लेकिन स्किन के ऊपर उसके अंदर डीप तक नहीं पहुंचती है। तो पोल्यूटॉल या स्पाइन के साथ PS40 का स्प्रे अगर हो जाए तो ठंडी से काफी प्रोटेक्शन हमें मिलता है। जी क्लियर हो रहा है? क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो जी, PS40 ठंडी, अभी बारिश, लाइट लो लाइट, लेकिन लो लाइट में भी छाव वाली लाइट अच्छी होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है। बॉडी क्या करती है? अननेसेसरी ग्रोथ कर देती है, अननेसेसरी नहीं चाहिए इतनी ग्रोथ, और उससे बीमारियां ज्यादा आती है। टारगेटिव यील्ड नहीं मिलता है, फ्रूट की साइज नहीं मिलती है, फ्रूट की पैदावार नहीं होती है, फ्लावर की पैदावार नहीं होती है, ब्रांचेस की पैदावार अननेसेसरी हो जाती है। अनशेड्यूलेड वर्क, नहीं शेड्यूल में नहीं था ऐसा कुछ ग्रोथ। हरा भरा तो दिखता है, लेकिन पिकिंग के लिए जाए तो कहीं दिखता ही नहीं कुछ। समझ में आ रहा है? कौन जी? ये बारिश का बादल का एक जब मौसम आता है तो बात चलिए सही चल रहा है, तो ऐसा समय आता है तो इसमें ज्यादा जरूरत है। तो अभी क्या करना है? अभी बॉडी में लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, छाव है, तो ऑक्सीजन तो कम है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ अभी इसमें साइटोकाइनिन की मात्रा इतनी बड़ी होती है कि उसको कम करना ही हमारी जीत है। साइटोकाइनिन की मात्रा नेचुरली इतनी बड़ी हुई है, उसको कम करना ही हमारी जीत है। अभी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय में हमें चाहिए एब्सिसिक एसिड। क्या चाहिए? एब्सिसिक एसिड सपोर्ट में चाहिए। तो PS40 एक प्रिवेंटिव एलिमेंट आया। दूसरा
दूसरा क्या, अभी सभी तो आपने देखा है कि पोलर ग्रुप और इतनी ब्रांचेस दिखनी शुरू हो जाएगी, फिर उसके लिए फिर प्रमोट करना चालू करें। एक दफा डाइवर्ट कर दिया, फिर प्रमोट करने के लिए कोई आपत्ति नहीं। तो अगर वाटर नहीं मिलता है, तीनों समझ में आए, समझ में आए सभी को? तीनों स्टेज में समझ में आए क्या? ऑक्सीजन ना बनने की लाइट, लो लाइट, हाई लाइट इफेक्ट। अबले जी सर बैटल डाउन है कोई से गलत समझा लेते चले गए। जैसे शर्मा जी बोले कि बीच में बोर का प्रॉब्लम हो गया और 20-25 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक पानी नहीं मिला, कम था, तो क्या इफेक्ट आते हैं, क्या होता है पानी न मिलने से? तो पहला प्रोटीन डैमेज हो जाता है बॉडी से। क्या डैमेज हो जाता है? प्रोटीन डैमेज हो जाता है, मिनरल का अपटेक रुक जाता है। पानी नहीं तो मिनरल अपटेक कहां से होगी? पानी के साथ ही अपटेक होता है। इसके बाद लिपिड जो होते हैं, लिपिड टिश्यू के ऊपर एक प्रोटीन का लैप्सेट होता है, उसमें लिपिड्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। आरओएस एक सिस्टम है, पता है किसी को? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज बनती है बॉडी के अंदर, उसके बगल में रिएक्टिव ऑक्सीजन की रिफिलिंग प्रोसेस, जैसे ब्रीथिंग करते हैं आप, इस ब्रीथिंग में जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो पानी के साथ वो घुल जाता है। ऐसे ही पानी बॉडी में नहीं फैलता है, हवा पंप नहीं है वो कि ऐसे पाइप है और ऑक्सीजन चला गया इधर से उधर, ये है कहीं पे। जो हम ब्रीथिंग में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वो डाइल्यूट होता है कुछ सेकंडों के लिए किसके साथ? पानी के साथ, और वो कहाँ पहुंचता है? पूरे बॉडी में पहुंचता है और फिर हमें फ्रेश लगता है। देखो फ्रेश दो बार लगता है, एक पानी पीने के बाद ताजा दबाने लगता है, ठंडा पानी पीते ना, ठंडे पानी में क्या होता है और गर्म पानी में क्या होता है? गर्म पानी से इवॉल्व ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बच जाता है, इसीलिए गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश नहीं लगता, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन निकल गया। और ठंडा में जब पानी करते हैं तो इनवॉल्व ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसमें आके स्टोर होते हैं, इसलिए ठंडा पानी पीने से आज बॉडी ऐसी गर्म ऐसे फ्रेश हो जाती है। बात सही है कि गलत है? थोड़ा जोर से, सही है कि गलत है? सही है ना? तो वही सिस्टम जिम्मेदार होती है आरओएस सिस्टम। समझ में आता है? पहले जब बॉडी में पानी कम पड़ता है तो ये सिस्टम फेल जाती है, तो ऑक्सीजन का प्रभाव बॉडी से उठ जाता है, बॉडी ड्राई होनी शुरू हो जाती है, ड्राई। समझ में आता है? पर ठीक है, ये दोनों को एक इसके ऊपर डिपेंड है। टेम्परेचर का इफेक्ट, चिलिंग एरिया भी या डैमेज, जब लाइट ज्यादा होती है तो सेल वॉल पहले डैमेज होती है, जो एक्चुअल सेल बाहर की सेल वॉल है वो डैमेज, फिर अंदर की सेल वॉल डैमेज, फिर अंदर का जो प्रोटीन डैमेज और उसके साथ प्रोटीन लैप्सेट, फिर सेल वॉल, ये सारा पूरा सिस्टम डैमेज होता है। ये हाई लाइट, लो लाइट से क्या होता है? उल्टे से उल्टा होता है कि सेल वॉल तीनों तरह से डैमेज हो जाती है, अंदर तो कुछ डैमेज नहीं होता लेकिन सिस्टम परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ये लो लाइट और हाई लाइट के जल्दी इनबैलेंस न्यूक्लियस आप सभी को पता है। इनबैलेंस ऑफ न्यूक्लियस हम लेते हैं नाइट्रोजन से लेके आखिर के सिलेनियम तक, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी में डिसऑर्डर और डेफिशिएंसी जनरेट करती है। अभी ऑक्सीजन कैसे बॉडी में काम करता है? ऑक्सीजन पहले बॉडी में लिया जाता है, वो लेते समय पहले सबसे स्टोमाटा से एंट्री करता है और स्टोमाटा से एंट्री करके बॉडी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में शुगर होती है उसके साथ रिएक्शन करके एनर्जी पैदा करता है। अगर बॉडी में इधर लिक्विड शुगर ना ही हो तो ऑक्सीजन लेने के बावजूद भी यहाँ एनर्जी पैदा नहीं होती है। यही फैक्टर हमारे जितने भी आदमी हैं इनके शुगर के लिए जिम्मेदार है। अगर आपके बॉडी में जो शुगर है वो अगर डाइजेस्टिव शुगर नहीं है, यानी लिक्विफाइड शुगर नहीं है, तो दिया हुआ ऑक्सीजन एनर्जी पैदा नहीं कर पाता। अगर आपके बॉडी में अनडाइजेस्टिव शुगर है तो दिया हुआ ऑक्सीजन क्या करता है? दोबारा शुगर को ही प्रोड्यूस करता है। एनर्जी के अलावा किसको प्रोड्यूस करता है?
एनर्जी के अलावा किसको रिप्रोड्यूस करता है? शुगर को रिप्रोड्यूस करता है। और बॉडी के अंदर शुगर बढ़ जाती है और एनर्जी लॉस हो जाती है। तो जिसको शुगर है उसको समझ में आता है कि वो एकदम हल्का ढीला फुला हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपके बॉडी में डाइजेस्टिव शुगर, जो लिक्विड शुगर है, वो अगर नहीं है तो लिया हुआ ऑक्सीजन यहाँ आता है, रिएक्शन करता है, एक तो एनर्जी पैदा करता है या तो फिर यहाँ रिप्रोडक्शन शुगर करता है। अपने ही प्लांट में, अगर हमारे प्लांट में अनडाइजेस्टिव अगर शुगर यानी ग्लूकोज ज्यादा है तो बॉडी में यहाँ एनर्जी के अलावा शुगर प्रोड्यूस होती है और उसका लक्षण होता है कि पौधों के पत्ते अननेसेसरी बड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसी ग्रोथ दिखती है कि स्टेम छोटी और पत्ते बड़े। आते कि नहीं समझ में? स्टेम छोटी और पत्ते इतने बड़े बड़े पैदा होते हैं और उससे कुछ ल्यूले फूले पत्ते जैसे नीचे भाव की तरफ झुकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन एनर्जी और रिप्रोडक्शन शुगर। ये अगर फैक्टर क्लोज है तो यहाँ पे आपका एक सुंदर प्रोडक्ट काम करता है। अगर पत्तों की साइज अननेसेसरी बड़ी और नीचे ढकान वाली आकर आए, वो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, वो एक डिसऑर्डर है। वो डिसऑर्डर क्या करती है कि लिक्विड शुगर को कम करती है। इसमें आपका एक खूबसूरत प्रोडक्ट काम करता है, वो है आइडोल। क्या है? आइडोल। आइडोल का एक स्प्रे अगर 1 से 2 बार कैल्शियम के साथ हो, सिलेटेड जिंक के साथ हो, सिलेटेड जिंक 1 ग्राम, कैल्शियम सिलेटेड कैल्शियम 1 ग्राम और 1.5 से 2 ml आइडोल अगर स्प्रे किया जाए तो अननेसेसरी ग्रोथ रुक जाती है, बॉडी में एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है और बॉडी सस्टेन ग्रोथ की तरफ आराम से चलती है। नेक्स्ट, ये इंटरनल सोर्स मोबिलाइजर्स, सिग्नल प्लांट मोबिलाइजिंग जेनेटिक हार्मोन, सेल डेवलपमेंट हार्मोन, ट्रांसपोर्टर, न्यूट्रिएंट हाइड्रोलाइजर, स्टोरेज एलोकेशन, मैच्योरिटी हार्मोन, बॉडी कंट्रोल हार्मोन। ये जो इंटरनल सोर्स है इसका इफेक्ट देखते हैं और बुझते हैं। अगर बॉडी में इंटरनल सोर्स जो होते हैं उसमें मोबिलाइजिंग का काम रुक गया तो सॉइल मोबिलाइजेशन रुकता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? विदाउट अ वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम अ क्रॉप कैन इंटरेक्ट ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स इन मेबी नीड। उसको अगर जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स अगर सॉइल में मोबिलाइजिंग मूवमेंट अगर नहीं है तो राइजोस्फीयर का स्ट्रक्चर ढीला हो जाता है और ये ढीला जब होता है तो बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो काफी कम हो जाती है। आपको देखा होगा कि लो मोबिलाइजेशन का है कि लो राइजोस्फीयर स्ट्रक्चर, तो उसके लिए हमने एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिया है न्यूट्रिसील। ये इतना बेहतरीन है कि अगर उसमें ड्रिप से एप्लीकेशन कोई भी बार कभी भी करो तो वो क्या कराता है? मोबिलाइजेशन ऑफ मूवमेंट, यानी क्या करता है? मोबिलाइजेशन का काम करता है, यानी न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद राइजोस्फीयर का स्ट्रक्चर, उसके बाद सबसे ज्यादा सीएन रेशियो का मेंटेन करना, यानी कैल्शियम नाइट्रोजन एक्सचेंज को मेंटेन करना। ये नए जमाने की मैं दावा करता हूँ, बड़ी से बड़ी कंपनी अगर जो हमने न्यूट्रिसिन जैसा कार्बन और सिलिका एक साथ देने का जो हमने प्रयास किया है, वो कोई भी कंपनी आज इस प्लेनेट पे पैदा नहीं है कि उन्होंने दोनों इस चीजों को एक साथ देने का प्रयास किया है। और वो हमने किया। आपको जब लगता है कि प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, सॉइल में जड़ों का विकास और अनाज की अपटेक की गति पूरी ढीली हो गई है, कम हो गई है, इसका एप्लीकेशन करो, आप थक जाओ, इतना बेहतर रिजल्ट मिलता है। कोई महंगी चीज नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये इफेक्ट इतना मस्त करती है। कार्बन की चेन को ओपन करते करते एक साथ ना ओपन करते, धीरे 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 करती है। और पहले जब आप ड्रिप से अप्लाई करते हो तो मेडिसिन साइड में जाने के बाद पहले जो वहाँ कार्बन है उसको अपने कब्जे में लेता है और अपने कब्जे में लेने के बाद उसके कार्बन सिलिसिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन सिलिसिक एसिड बनाता है। तो 8 to 17 न्यूट्रिएंट्स को कार्बन सिलिसिक एसिड इंडिविजुअल करने में सक्सेस होता है। इंडिविजुअल यानी नाइट्रोजन को अलग रखता है, फास्फोरस को अलग रखता है, पोटेशियम को अलग रखता है। इसको इंडिविजुअल करने के लिए कौन सी जरूरत होती है? कार्बन सिलिसिक एसिड। जो पैदा करना किसी के बस की बात नहीं, वो नेचर पैदा करता है और वो हमने इस प्रोडक्ट में पैदा किया है। वो जमीन में जितने कार्बन हो उतना ये शक्तिशाली बनता है और उसका कार्बन सिलिसिक एसिड बनता है। और वो कार्बन सिलिसिक एसिड हर इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग रखता है। और प्लांट को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन सब उसके कॉम्प्लेक्स बनने नहीं देता है।
इन्हें नाइट्रोजन को साथ फास्फोरस मिक्स हो गया, मोनोफॉस्फेट बन गया और उससे वो पत्थर बन गया, सॉइल से अपटेक नहीं हो रहा है। ये सारी चीजों को रोकथाम करने का काम ये अकेला कर सकता है और इसीलिए ये प्रोडक्ट आज के पोलन एग्रो का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, जो कम समय में सबसे ज्यादा पसंद किसानों ने किया, कम भाव में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला प्रोडक्ट है न्यूट्रीसी। दूसरा है प्रोमीन। कौन सा है? प्रोमीन। ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी आई कि हमने प्रोटीन तो देते हैं, हम प्रोटीन तो काफी देते हैं, सब लोग प्रोटीन वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, अमीनो एसिड वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, काफी बेचते हैं, लेकिन उनको प्रोटीन डाइजेस्ट करना कैसे ये पता है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। प्रोटीन है तो बॉडी को जरूरत है जल्दी, तो प्रोटीन जैसा प्रोडक्ट कोई प्रोटीन वाला, जैसे हमने फ्रूट दिया था पहले, वो स्प्रे करते ही प्लांट में डाइजेस्ट हो जाता है, यानी अपटेक हो जाता है, लेकिन उसका आगे क्या करना है ये बॉडी को समझ में नहीं आता। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? केम्पाई जी समझ में आ रहा है? ये प्रोटीन कैसे टेक्नोलॉजी आई कि काफी प्रोटीन वाले प्रोडक्ट हर कंपनी देती है। प्रोटीन का फायदा क्या होता है? प्रोटीन क्या करता है बॉडी में? ऑक्सीजन के साथ मिल के जो लिक्विड शुगर है उसकी मात्रा बढ़ा के बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। इसका प्रोडक्शन करता है एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। और जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है तो अलग गायब हो जाता है। एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है तो बॉडी क्या करती है? ग्रोथ ग्रोथ और ग्रोथ, सारी जिम्मेदारी आराम से निभाती हुई। अगर आदमी पहलवान है तो पहलवान को गुस्सा नहीं आता, कभी भी देखिए। बात सही है कि गलत है? गलत है कि मेरे जैसे सिंगल बॉडी वाले काफी चिड़चिड़ करते हैं। क्यों? एनर्जी नहीं, स्टोरेज ही नहीं है। सुशांत जैसे लोग हैं आराम से। क्यों? क्योंकि जहां एनर्जी है वहां शांति है, क्लैरिफिकेशन है। वैसे ही अगर एनर्जी बॉडी में आई तो डिसऑर्डर रुक जाती है, नेचुरल ग्रोथ मिलती है और प्लांट में डेफिशिएंसी भी अपने आप कम होने चालू हो जाते हैं। तो प्रोमीन एक हमने ऐसी टेक्नोलॉजी दी कि जिसमें 16 प्रोटीन है। कितने? 16 प्रोटीन है। 16 प्रोटीन के साथ साथ इसको सिंथेसिस करने वाला मटेरियल दिया गया है। क्या करने वाला? सिंथेसिस करने वाला, यानी कंज्यूम करने वाला मटेरियल दिया गया है। यानी प्रोटीन जब अगर हम स्प्रे में देते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? च्युइंग पेस्ट बढ़ जाते हैं, सकिंग पेस्ट बढ़ जाते हैं, थोड़े मोटे डिसीज बढ़ जाते हैं। यह सभी कंपनियों का हमने देखा है। लेकिन प्रोमीन एक अकेला प्रोडक्ट हमने ऐसा खोजा, ये प्रोडक्ट स्प्रे करने के बाद प्रोटीन की मात्रा, एनर्जी भी बढ़ाता है, साथ ही साथ साइड इफेक्ट भी स्लो करता है, क्योंकि ये 100% कंज्यूमेबल प्रोटीन है, क्योंकि इसके साथ सिंथेसिस एजेंट है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चंद्रमोहन जी तालियां बजा रहे हैं। ये पीपीटी आपको शेयर की जाएगी, आप समझने की करें चेष्टा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ग्रोथ पे इफेक्ट करने वाला सबसे ज्यादा और एक कौन सा पार्ट होता है? स्ट्रेस। आप जैसा भी बैठे हो आपके ऊपर एक तनाव है। कैसा तनाव? रात में घूमी है, एसी रात भर लिए, उसका भी तनाव है। तो ऐसे एसी से आने वाला तनाव अलग था। जब ज्यादा गर्मी होती है दो समय में पायरेटिक स्ट्रेस आता है और उसमें दो लक्षण दिखते हैं कि पत्ता पूरा पीला हो जाता है, छोटा भी पीला होता है और बड़ा भी पीला हो जाता है, और जो हरा रहता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। पायरेटिक स्ट्रेस एकदम सूक्ष्म नजर से देखो कि क्या दिखाया गया है, वो स्ट्रक्चर भूल जाओ। ऐसा पीला कि जिसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं दिख रही है, एकदम क्लीन पीला दिख रहा है, और छोटा भी पीला बड़ा भी पीला, ऐसा कुछ नहीं कि पुराना है इसलिए पीला, छोटा भी पीला है बड़ा भी पीला है, और जो ग्रीन है तो नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं अपायरेटिक स्ट्रेस। नेचुरल ज्यादा गर्मी, ज्यादा बारिश, ज्यादा बादल वाला इन्वायरमेंट, ये तीन समय में जो स्ट्रेस आता है, इतना स्ट्रेस आता है कि फिर उसमें एक ऐसी चीजें बनती है, और ये चीजें जब बनती है तो उसके बाद कुछ समय के बाद
जाके इसमें डिसीज डेवलप हो जाते हैं। क्या डेवलप हो जाते हैं? यहाँ पे डिसीज डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट और इंसेक्ट डेवलप हो जाते हैं। बायोटिक स्ट्रेस आने के कारण और अबायोटिक स्ट्रेस आने के कारण। अबायोटिक स्ट्रेस एनवायरमेंटल होता है और बायोटिक स्ट्रेस क्या कारण होता है? क्या दिख रहा है? सीजन मैनेजमेंट। और जी आपकी बात की, सीजन आया और गड़बड़ी हो गई, लाइट ज्यादा हो गई, लाइट दिन का और रात का मसला बढ़ गया, इधर कम ज्यादा बादल आ गए, नॉर्मल है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ज्यादा विंटर है, ज्यादा रेन है, समर है। तो ऐसे मौसम में, सीजन में जब समर आता है, तो समर में आपके ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूरी है समर के से बचने के लिए। इसका है